हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ नीरज मारतोलिया। तो अभी तक हमने हाइड्रोलॉजी में चैप्टर 1 और चैप्टर 2 ख़त्म कर दिया है। तो अब हम आज क्या करेंगे कि हम ईएससी गेट और जो एई में आए हुए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है हाइड्रोलॉजी के चैप्टर 1 और चैप्टर 2 के, और जो जेई में भी आए हुए हैं उन क्वेश्चनों को करेंगे। ठीक है फ्रेंड। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं जो इंडिया में किसी भी स्टेट से, इंडिया के किसी भी स्टेट से में जो एई के क्वेश्चन आए हुए हैं और ये जेई के क्वेश्चन आए हुए हैं हाइड्रोलॉजी के चैप्टर 1 और 2 के, वो करेंगे आज। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। हम जो पहला क्वेश्चन है उससे स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले एक आता है एक क्वेश्चन आता है जो बहुत आता है, जो अभी यूपीसीएल 2021 के एई में भी आया था। जो उत्तराखंड के पीसीएल हुआ था ना, यूपीसीएल हुआ था उत्तराखंड में, उस पर 2021 के एई के में भी आया था ये क्वेश्चन। तो ये था, सबसे पहले आता है ये वाला क्वेश्चन था, इन ए पर्टिकुलर catchment area an accurate estimate of average rainfall can be obtained by ठीक है, कि एक पर्टिकुलर कैचमेंट एरिया में एक्यूरेट, वो कौन सा एक्यूरेट मेथड है जिससे एवरेज रेनफॉल निकाल पाते हैं, जो मैंने कल बताया भी था आपको। इसमें ए दिया था आइसोहेटल मेथड, और ये सेकंड दिया था इसमें अरिथमेटिक मीन मेथड, सी दिया था इसमें थीजन पॉलीगन मेथड, और इसमें डी दिया था नॉर्मल रेशियो मेथड। तो मैंने आपको पहले बताया था कि जो एक्यूरेट मेथड होता है, जो एक्यूरेट एस्टिमेट होता है, जो एक्यूरेट मेथड होता है रेनफॉल निकालने का, वो कौन सा होता है? वो होता है आइसोहेटल मेथड। ठीक है, आइसोहेटल मेथड, इसको क्या बोलते हैं हम? और दूसरा आइसोहेटल मेथड को हम क्या बोलते हैं? दूसरा इसको बोलते हैं कंटूर ऑफ इक्वल रेनफॉल। ठीक है, कंटूर ऑफ इक्वल रेनफॉल बोलते हैं हम आइसोहेटल मेथड को। और आइसोहेटल मेथड में क्या होता है, जैसे मानो कि ये कोई एरिया है जहाँ पे बराबर एक जैसी बारिश हो रही होगी, उनको जोड़ते हुए एक लाइन बनती रहेगी। ठीक है, उनको जोड़ते हुए एक लाइन बनती रहेगी। तो जैसे इसका नाम दे दे P0, P1, P2, P3, P4, एरिया 1, एरिया 2, एरिया 3, एरिया 4, एरिया 5। तो क्या होता है, सबसे पहले तो हमको पता होना चाहिए क्या होता है ये। पहले तो ये कंटूर ऑफ इक्वल रेनफॉल होता है। ठीक है, आइसोहेटल कंटूर ऑफ इक्वल रेनफॉल होता है। इसमें क्या होता है? द लाइन ज्वाइनिंग ऑफ इक्वल रेनफॉल। ठीक है, लाइन ज्वाइनिंग ऑफ इक्वल रेनफॉल, आइसोहेटल मेथड। फिर इसमें क्या होता है, ये क्या होता है? मोर एक्यूरेट होता है, मोर एक्यूरेट होता है, जिसकी बात कर रहे हैं। ठीक है, ये ईएससी में भी आया हुआ है, ये यूपीसीएल में भी आया हुआ है रिसेंटली, और इससे पहले ये आया हुआ है राजस्थान का जो जेई वाला एग्ज़ाम होता है डिग्री में, उसमें भी आया हुआ है क्वेश्चन। तो हो सकता है ये क्वेश्चन आ जाए कि इन अ पर्टिकुलर कैचमेंट एरिया एन एक्यूरेट एस्टिमेट ऑफ एवरेज रेनफॉल कैन बी ऑब्टेन्ड बाय, किस में करोगे? आइसोहेटल मेथड में। ठीक है, आइसोहेटल मेथड में। ठीक है, थीजन पॉलीगन मेथड में क्या होता है, हम एरिया को क्या करते हैं? नंबर ऑफ ट्रायंगल्स में बांट देते हैं। ठीक है, नंबर ऑफ ट्रायंगल्स में बांट देते हैं। ठीक है, इसका एक और नाम होता है, याद रखना, थीजन पॉलीगन मेथड का एक दूसरा नाम क्या होता है? वेटेड एरिया मेथड। वेटेड एरिया मेथड किसका नाम होता है? थीजन पॉलीगन मेथड का नाम होता है। ठीक है, जो अरिथमेटिक मीन मेथड होता है उसमें क्या होता है? ये क्या होता है? ये लेस एक्यूरेट होता है। ठीक है, ये लेस एक्यूरेट होता है। ठीक है,
अब इसका फॉर्मूला भी याद रखना, इसका फॉर्मूला था P0 प्लस P1/2 एरिया 1 प्लस P0 प्लस P1 प्लस P2 अपॉन 2 एरिया 2। ये याद रखना, ही पूरा आगे तक चलता रहेगा, पूरा एरिया से इसको क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे। अरिथमेटिक मीन मेथड क्या होता है, लेस एक्यूरेट होता है, इसका फॉर्मूला भी पता होगा, जैसे एवरेज निकालते हैं। नॉर्मल रेशियो मेथड कब यूज़ करते हैं हम, जब जो माना कहीं पे स्टेशन ख़राब हो गया है, तो जो दूसरों जो उसके साइड बगल के स्टेशन होंगे उनसे हम उनके हेल्प से हम क्या निकालेंगे, उस ख़राब हुए का एक एवरेज निकालेंगे। तो कब निकालेंगे, जब नॉर्मल रेशियो का कब यूज़ करेंगे, जब 10% से ज़्यादा जो डाटा आ रहा होगा ना, जो 10% से ज़्यादा का डिफरेंस पैदा करेगा, तो क्या करेंगे, तब हम नॉर्मल रेशियो मेथड का करेंगे। ठीक है, ये है इस क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, ये ESC में भी आया हुआ है, UPCL में 2021 वाले में जो अभी हुआ था उसमें भी आया हुआ है, और राजस्थान के डिग्री में भी आया हुआ है। इन अ पर्टिकुलर कैचमेंट एरिया एंड एक्यूरेट एस्टिमेट ऑफ एवरेज रेनफॉल कैन बी ऑब्टेन्ड बाय किससे, आइसोहेटल मेथड से। आइसोहेटल मेथड याद रखना, आइसोहेटल मेथड। ठीक है, फिर ये हो गया। फिर आया था जो सेकंड क्वेश्चन था, एक मिनट, फिर इसमें जो एक सेकंड क्वेश्चन है, ये तो फेवरेट क्वेश्चन है। ठीक है, कि आ गया अगर एक और आ जाएगा इसी के अंदर आइसोहेटल में, क्या क्या क्वेश्चन था, ये क्वेश्चन था, ये आया था यूके पीएससी AE में, कब, 2013 में आया हुआ है। ठीक है, कि विच मेथड गिव्स एक्यूरेट एस्टिमेट ऑफ एवरेज रेनफॉल इन अ हिली एरिया कैचमेंट, तो अभी बताया मैंने आपको क्या होगा आंसर, एक्यूरेट एस्टिमेट की बात कर रहे हैं, तो एक्यूरेट कौन सा देता है, आइसोहेटल। ठीक है, आइसोहेटल मेथड एक्यूरेट देता है हमको। ठीक है, आइसोहेटल मेथड। ठीक है, और जो अरिथमेटिक होता है वो लेस एक्यूरेट होता है। ठीक है, और जो थीजन पॉलीगन मेथड होता है, थीजन पॉलीगन मेथड, उसमें क्या करना है हमने, उसका दूसरा नाम याद रखना, वो क्या होता है, वेटेड एरिया मेथड। ये याद रखना यार, ये एग्जाम में आ सकता है, सेकंड थीजन पॉलीगन मेथड का। इसमें क्या करते हैं हम, किसी कैचमेंट एरिया को नंबर ऑफ ट्रायंगल्स में काट लेते हैं। ठीक है, बांट लेते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद आता है फिर एक क्वेश्चन आता है, एक क्वेश्चन आएगा ये वाला, ये आया था जी उत्तर प्रदेश के PCS AE में आया हुआ है। कब आया, यह है कुछ 2015 में लिखा हुआ है। ठीक है, तो क्या था, द टाइप ऑफ रेन गेज कॉमनली used in India for measuring rainfall is given by the type of rain gauge commonly used in India। ठीक है, याद रखना, commonly used in India for measuring the rainfall is given by। ठीक है, उसमें क्या क्या थे, उसमें पहला था वेटेड
सॉरी वेइंग बकेट रेन गेज, ठीक है, वेइंग बकेट रेन गेज था। दूसरा था टिपिंग बकेट रेन गेज, ठीक है। सी था इसमें फ्लोटिंग टाइप रेन गेज, ठीक है। डी हमारे पास था साइमंस रेन गेज, ठीक है, साइमंस रेन गेज, ठीक है। क्या था? साइमंस रेन गेज था, ठीक है। अब क्या होगा देखो, पहले तो यहाँ पे जो नॉन रिकॉर्डिंग में होता है कौन कौन से होते हैं, मोस्टली हम कौन सा यूज़ करते हैं, हम नॉन रिकॉर्डिंग यूज़ करते हैं। क्यों यूज़ करते हैं नॉन रिकॉर्डिंग? एक तो ये चीपर होता है, ठीक है, चीपर होता है, ठीक है, चीपर होता है। ऊपर से रिकॉर्डिंग वाला जो होता है वो क्या होता है, वो कॉस्टली होता है वो, ठीक है, कॉस्टली होता है। तो हम क्या करते हैं, प्रीफेयर, हमेशा जो भी चीज़ चीपर होती है वो प्रीफेयर करते हैं, ठीक है। तो नॉन रिकॉर्डिंग में दो पार्ट, नॉन रिकॉर्डिंग में क्या थे, दो पार्ट थे, ठीक है। नॉन रिकॉर्डिंग में क्या थे, दो पार्ट थे। क्या क्या थे? एक तो साइमंस रेन गेज था, साइमंस रेन गेज था। दूसरा कौन था? स्टैंडर्ड नॉन रिकॉर्डिंग रेन गेज था ना। अब इसमें इसका नाम तो दिया नहीं है क्वेश्चन में, इसका नाम तो दिया नहीं, तो कौन सा सही आंसर होगा हमारे पास? हमारा आंसर होगा साइमंस रेन गेज। साइमंस जो रेन गेज है वो हमारा राइट आंसर होगा, ठीक है। अब साइमंस रेन गेज कब तक यूज़ करते थे हम यूज़ करते थे इसको 1969 तक यूज़ करते थे। उसके बाद से हम क्या यूज़ करते हैं, स्टैंडर्ड नॉन रिकॉर्डिंग रेन गेज। किसने बोला करने के लिए? IMD ने ही बोला। IMD कौन है? इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट है, ठीक है, IMD ने बोला, इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट। और उसके बाद याद रखने वाली चीज़, नॉन रिकॉर्डिंग में क्या होता है, नॉन रिकॉर्डिंग में सिर्फ डाटा कलेक्ट होता है। रिकॉर्ड करने के लिए कोई आदमी आएगा, सुबह कोई आदमी आएगा, वो क्या करेगा, बोतल को निकालेगा, ठीक है, बोतल को निकालेगा, उसके बाद क्या करेगा, जो भी उसमें डाटा आई होगी, रीडिंग आई होगी, उसको लिख लेगा अपनी कॉपी में। और जो नॉन रिकॉर्डिंग वाला होता है उसमें क्या होता है, 0.1 mm एक्यूरेसी होती है, ठीक है। जैसे मतलब अगर ये कोई फनल, वो मतलब कोई कलेक्टिंग बोतल है, तो उसमें जो ये लगे होंगे वो क्या लगा होगा, 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5 ऐसे करके बना हुआ होगा, ठीक है। ये वाला दिया गया है, एक्यूरेसी बता दी। उसके बाद नॉन रिकॉर्डिंग बता दिया, साइमंस रेन गेज होता है, और स्टैंडर्ड नॉन रिकॉर्डिंग रेन गेज होता है। IMD ने बोला अब 1969 का ये वाला यूज़ करते हैं हम, स्टैंडर्ड नॉन रिकॉर्डिंग। ये इसको और क्या बोलते हैं, ये क्या होता है, ये होता है स्टैंडर्ड, क्या बोलते हैं इसको, मॉडर्न वर्जन ऑफ, जो मॉडर्न वर्जन है किसका, साइमंस रेन गेज का, साइमंस रेन गेज का। कौन? स्टैंडर्ड नॉन रिकॉर्डिंग रेन गेज। अब बात आती है रिकॉर्डिंग की। अब ये तीनों रिकॉर्डिंग है, कौन कौन से, वेइंग बकेट, टिपिंग बकेट और फ्लोटिंग टाइप। फ्लोटिंग टाइप को दूसरा नाम क्या है, नेचुरल साइफोन। नेचुरल साइफोन बताया था ना मैंने आपको, नेचुरल साइफोन होता है, ठीक है। क्या होता है, नेचुरल साइफोन। अब वेइंग बकेट क्या होता है, वेइंग बकेट हमको कौन सा कर्व देता है, ये देता है हमको मास कर्व। एक तो वेइंग बकेट रेन गेज और एक नेचुरल साइफन, जिसको हम फ्लोटिंग टाइप भी कहते हैं। वो हमको क्या देता है, मेजरिंग कर्व। मेजरिंग कर्व किसके बीच में बनता है, एक्यूमुलेटेड रेनफॉल वर्सेस टाइम के बीच में ग्राफ बनता है ना। एक्यूमुलेटेड रेनफॉल वर्सेस टाइम के बीच में क्या बनता है, ग्राफ बनता है, ठीक है। फिर आता है हमारे पास टिपिंग बकेट। टिपिंग बकेट हमको कौन क्या देता है, इंटेंसिटी ऑफ रेनफॉल, इंटेंसिटी ऑफ रेनफॉल, ठीक है। क्या करता है, इंटेंसिटी ऑफ रेनफॉल देता है ना, इंटेंसिटी ऑफ रेनफॉल दे देगा, इंटेंसिटी ऑफ रेनफॉल देता है ये, ठीक है। कर्व भी इसका किसके बीच में बनता है, इंटेंसिटी ऑफ रेनफॉल वर्सेस टाइम के बीच में इसका कर्व बनता है। और एक और टिपिंग बकेट का एक और टाइप होता है, लिखने के लिए कहाँ पे लिखूँ यार, तो टिपिंग बकेट का एक और टाइप होता है, ठीक है। टिपिंग बकेट का एक और टाइप होता है, उसको क्या बोलते हैं हम, टेलीमेट्रिंग रेन गेज। कुछ भी पूछ सकता है, सब याद रखना, नोट्स लिखना, टेलीमेट्रिक रेन गेज, ठीक है। क्वेश्चन का पोस्टमार्टम कर देंगे आज। द टाइप ऑफ रेन गेज कॉमनली यूज्ड इन इंडिया फॉर द मेजरिंग ऑफ रेनफॉल इज गिवन बाय, कौन सा होता है, साइमन रेन गेज। अगर यहाँ पे स्टैंडर्ड नॉन रिकॉर्डिंग होता तो स्टैंडर्ड नॉन रिकॉर्डिंग भी लिखे, दोनों में से एक ही होता अगर होता तो, ठीक है। मैंने तुम्हें बता दिया कि किस लिए यूज़ करते हैं साइमन रेन गेज, क्योंकि भाई नॉन रिकॉर्डिंग क्या होता है, चीपर होता है, ठीक है।
चीपर होता है, रिकॉर्डिंग क्या होता है, कॉस्टली होता है। अगर हम कॉस्टली चीज़ तो यूज़ कर नहीं सकते तो हम क्या करते हैं, चीपर लगाते हैं, नॉन रिकॉर्डिंग लगाते हैं। कौन सा लगाते हैं, स्टैंडर्ड वाला लगाते हैं अब, ठीक है। और क्या चीज़, साइमन रेनगेट कब तक लगाते थे, 1969 तक लगाते थे। उसके बाद क्या लगाते हैं, नॉन रिकॉर्डिंग, स्टैंडर्ड नॉन रिकॉर्डिंग लगाते हैं, ठीक है। वेइंग बकेट याद रखना, फ्लोटिंग टाइप। दूसरा नाम क्या होता है, नेचुरल साइफोन। कौन सा कर्व देता है हमको, मास कर्व देता है। मास कर्व किसके बीच में बनता है, एक्यूमुलेटेड रेनफॉल वर्सेस टाइम के बीच में बनता है। टिपिंग बकेट क्या देता है हमको, इंटेंसिटी ऑफ रेनफॉल देता है, इंटेंसिटी ऑफ रेनफॉल देगा। और उसका दूसरा नाम क्या, इसका टाइप क्या है, टेलीमीटरिंग रेन गेज है, ठीक है। उसके बाद और देखते हैं आगे क्वेश्चन क्या क्या है। अभी न्यूमेरिकल भी है, न्यूमेरिकल भी करेंगे, ठीक है। उसके बाद है और क्वेश्चन, यार चैनल वाले को सब्सक्राइब करते रहना यार, आगे शेयर करते रहना यार, ठीक है। जितने ज़्यादा लोग जुड़ेंगे उतना अच्छा लगेगा। उत्तराखंड वाले तो ज़रूर करना। उसके बाद है क्वेश्चन, उसके बाद है क्वेश्चन, कि इसमें लिखा हुआ है, एक क्वेश्चन आया हुआ हमारे यूपी के क्वेश्चन ज़्यादा आएंगे, आप देखना। यूपी पीएससी एई में आया हुआ है 2007 में कि जो वेरिएशन होता है किसमें, रेनफॉल में, जो वेरिएशन ऑफ रेनफॉल बिटवीन टू सेक्शंस इन आइसोहेटल मेथड। क्या एज्यूम करते हैं हम उसको, क्या एज्यूम करके चलते हैं। पहला है लीनियर मानते हैं, हम उसको पैराबोलिक मानते हैं, सी इलिप्टिकल मानते हैं, डी नॉन लीनियर मानते हैं। क्या मान के चलते हैं, ये कोई एरिया है, इक्वल रेनफॉल काट रहे हैं, तो क्या कर रहे हैं हम इसको क्या कर रहे हैं, इसके फॉर्मूले से ही पता कर सकते हो। कैसे, कि जो पी एवरेज निकलेगा इसमें, मानो पी नॉट है, P1 है, P2 है, P3 है, एरिया 1 है, एरिया 2 है, एरिया 3 है, एरिया 4 है, ठीक है। तो पी एवरेज है तो हम इसके फॉर्मूले से ही बता सकते हैं ये लीनियर होगा। कैसे, क्या होगा, P0 प्लस P1/2 होगा ना, होता है ना फॉर्मूला। इसके बाद क्या करते हैं, इनटू क्या करता है, एरिया 1 से इनटू कर देता है, तो क्या होगा इसका, लीनियर होगा। क्या है ये सब, लीनियर ही है ना। उसी प्रकार आइसोहेटल मेथड क्या होता है, क्या बोलते हैं, कंटूर ऑफ इक्वल रेनफॉल का कंटूर भी बोलते हैं। कंटूर कहाँ पढ़ेंगे, सर्वेइंग में पढ़ेंगे, ठीक है। बाकी आइसोहेटल के बारे में लिखना, जो है कि लाइन कुछ भी आ सकता है ना, वहाँ लाइन ज्वाइनिंग ऑफ इक्वल रेनफॉल, ठीक है। लाइन ज्वाइनिंग ऑफ इक्वल रेनफॉल किसको, आइसोहेटल मेथड को। द वेरिएशन ऑफ रेनफॉल बिटवीन टू सेक्शन ऑफ इन आइसोहेटल मेथड इज एज्यूम्ड, क्या होता है, याद रखना, लीनियर होता है, ठीक है, याद रखना लीनियर होता है। फिर क्या करना है इसमें, आइसोहेटल के बारे में पता होना चाहिए हमको। आइसोहेटल क्या होता है, कंटूर ऑफ इक्वल रेनफॉल, ठीक है। और इसको और क्या दूसरी चीज़ में क्या आ सकता है, या तो लिखा हुआ लाइन ज्वाइनिंग ऑफ, क्वेश्चन आ गया कि लाइन ज्वाइनिंग ऑफ इक्वल रेनफॉल क्या होता है, हाइटोग्राफ होता है, कि कुछ भी और आ जाएगा, हाइटोग्राफ होता है, आइसोहेटल होता है, या मास कर्व होता है, या DAD कर्व होता है। तो क्या लगाओगे, आइसोहेटल लगाओगे, ठीक है, आइसोहेटल, ठीक है। और उसके बाद देखते हैं आगे कौन सा क्वेश्चन आया हुआ था। देखो बड़े चीज़ें मत पढ़ना, जो छोटे छोटे ये एग्जाम्पल्स हैं, ये क्वेश्चंस हैं, यही आने वाले हैं, ठीक है। नए क्वेश्चन बनते हैं हमेशा। नए क्वेश्चन कहाँ से बनेंगे, या तो ESC से बनेंगे,
कुछ क्वेश्चन गेट से भी उड़ जाते हैं कभी कभार, वैसे उड़ते नहीं पर उड़ जाते हैं कभी कभार, तो गेट के भी देख लेंगे। उसके बाद जो होता है, उसके बाद जो है कि ये जो आसपास के जगह के जो ESC के क्वेश्चन, स्टेट इंजीनियरिंग सर्विसेज के जो क्वेश्चन होते हैं, AE के जो क्वेश्चन होते हैं, वो तो जरूर उठते हैं क्योंकि वहाँ नए क्वेश्चन बनते हैं, नए क्वेश्चन ही आते हैं ज़्यादातर, ठीक है। फिर आया क्वेश्चन है, फिर आता है क्वेश्चन कि ये क्वेश्चन बताया था मैंने आपको इंपॉर्टेंट में कि इंडिया में, ठीक है, इन इंडिया which of the following is adopted as standard recording रेन गेज, ठीक है। सबसे पहले क्या है, साइमंस रेन गेज, बी क्या है, टिपिंग बकेट रेन गेज, सी क्या हमारे पास, साइफून टाइप, फोर्थ क्या है हमारे पास, वेइंग बकेट रेन गेज, ठीक है, रेन गेज। तो क्या होगा भाई, मैंने आपको बताया कि था कि इंडिया में जो रिकॉर्डिंग रेन गेज होता है, रिकॉर्डिंग रेन गेज जो 3 होते हैं, कौन कौन से 3 होते हैं, एक तो टिपिंग बकेट होता है, एक वेइंग बकेट होता है और एक नेचुरल साइफून होता है, ठीक है, नेचुरल साइफून। तो इंडिया में कौन सा यूज़ होता है, इंडिया में भाई यूज़ होता है नेचुरल साइफन। ये मैंने आपको नोट में लिखाया था कि इंडिया में कौन सा वाला रिकॉर्डिंग यूज़ होता है नेचुरल साइफन। नेचुरल साइफन का दूसरा नाम क्या होता है, फ्लोट रेन गेज। क्या नाम होता है, फ्लोट रेन गेज, ठीक है, फ्लोट रेन गेज होता है, ठीक है, ये याद रखना, फ्लोट रेन गेज होता है। फिर आता है वेइंग बकेट रेन गेज। वेइंग बकेट रेन गेज और साइफन टाइप क्या देता है हमको, ये मास कर्व देता है। मास कर्व किस किस के बीच में बनता है, एक्यूमुलेटेड रेनफॉल वर्सेस टाइम के बीच में, ठीक है। एक्यूमुलेटेड रेनफॉल मैंने बता दिया था आपको, मान लो कि पहले घंटे में 2 बारिश हुई, दूसरे घंटे में 4 बारिश हुई, तीसरे घंटे में 6 बारिश हुई, तो पहले घंटे के लिए एक्यूमुलेटेड रेनफॉल क्या बनेगा, 2 बनेगा। दूसरे घंटे के लिए क्या बनेगा, एक्यूमुलेटेड रेनफॉल 4 + 2 6 बनेगा। और तीसरे घंटे के लिए एक्यूमुलेटेड रेनफॉल क्या बनेगा, 6 + 6 12 2 14 बनेगा। मान लो ये 6 है, ठीक है, तो 14 बन जाएगा, ठीक है। ये होता है एक्यूमुलेटेड रेनफॉल, ठीक है। तो मास कर्व बनेगा किसके बीच, एक्यूमुलेटेड रेनफॉल वर्सेस टाइम के बीच में, किस में, साइफन में और वेइंग में। साइफन का दूसरा नाम क्या, फ्लोट रेन गेज, ठीक है। फिर आता है साइमंस रेन गेज। ये क्या है हमारे पास, नॉन रिकॉर्डिंग है, ठीक है, रिकॉर्डिंग। और रिकॉर्डिंग में क्या होता है, कलेक्ट भी हो जाता है और रिकॉर्ड भी हो जाता है, ठीक है। फिर आता है हमारे पास टिपिंग बकेट। टिपिंग बकेट कहाँ यूज़ करते हैं हम, टिपिंग बकेट यूज़ करते हैं जब वही हम हिली एरिया में या इनएसेसिबल एरिया, ठीक है, इनएसेसिबल एरिया क्या होता है भाई, जहाँ रोज़ रोज़ जाना संभव ना हो, ठीक है। कोई बहुत दूर है, कोई पहाड़ियों पे लगा रखा है, तो वहाँ रोज़ रोज़ तो जा नहीं सकते। तो उसमें टिपिंग बकेट में क्या होगा भाई कि वो जो भी है इलेक्ट्रॉनिकली वो ग्राफ बना देगा, इसको सीधा मेन स्टेशन पे भेज देगा, ठीक है। टिपिंग बकेट ये हो गया। टिपिंग बकेट का एक और टाइप होता है, उसको बोलते हैं टेलीमीटरिंग। ये आ सकता है कि टेलीमीटरिंग इज़ अ टाइप ऑफ टिपिंग बकेट रेन गेज। फिर आता है ये टिपिंग बकेट रेन गेज हमको क्या देता है, ये हमको देता है इंटेंसिटी ऑफ रेनफॉल देता है ना, इंटेंसिटी ऑफ रेनफॉल देता है हमको, ठीक है। ये याद रखना है। रिकॉर्डिंग और नॉन रिकॉर्डिंग में क्या होता है, नॉन रिकॉर्डिंग में सिर्फ डाटा कलेक्ट होता है, रिकॉर्ड नहीं होता है। रिकॉर्ड करने के लिए एक आदमी आएगा, वो रोज़ सुबह 8:30 बजे, कितने बजे, 8:08 बजे सुबह पर डे क्या लेगा, रिकॉर्ड करेगा वो, ठीक है, आएगा उसको निकालेगा, ठीक है। और क्या होता है, हम कहीं पे भी जैसे अब मान लो एक चीज़ कि मतलब हमने ये रेन गेज लगा दिया, इसके बाद से हमको क्या लगानी पड़ेगी, फेंसिंग लगानी पड़ेगी, तार बाड़ करना पड़ेगा, कितना 5.5 मीटर इंटू 5.5 मीटर, ठीक है। ये तार बाड़ करना पड़ता है हमको, ठीक है, तार बाड़ करना पड़ता है हमको, ठीक है। क्यों करते हैं,
ताकि कोई गाय वाय आके कुछ भी आके इसको नुकसान ना पहुंचा दे। और हम जो ये रेनफॉल की जो ये क्या बोलते हैं इसको, रेन गेज की हाइट को भी ज़्यादा नहीं रखते, मीडियम रखते हैं। ज़्यादा लंबा नहीं रखेंगे क्योंकि विंड इफेक्ट आ जाएगा। क्या आ जाएगा? विंड इफेक्ट आ जाएगा, नहीं विंड इफेक्ट आ जाता है, ठीक है। ज़्यादा बड़ा नहीं रखेंगे, ज़्यादा छोटा नहीं रखेंगे, क्यों? कभी फ्लड आ गया इसके ऊपर से निकल गया तो सारा ख़राब हो जाएगा। तो हम इसको क्या करते हैं कि जो उस जगह की जहाँ पे, हाँ जैसे हमने मान लो कहीं पे, जैसे हमने कोई मतलब दिल्ली में लगानी है, ठीक है, दिल्ली में जो हाई फ्लड लेवल होती है ना, कहाँ पे देखेंगे, जैसे जो यमुना बैंक है, यमुना बैंक के वहाँ पे या कहीं पे भी देख लेना, जो ब्रिज होते हैं ना, ब्रिज उसके जो पुल होते हैं उस पर बना दिए जाते हैं ज़्यादातर, तो कि इतना 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 ये यहाँ पे ऐसा हाई फ्लड लेवल है। तो उस हाई फ्लड लेवल से 300 मिलीमीटर तक ऊपर रखते हैं हम लोग, ठीक है। लगाते तो हम ग्राउंड में ही है, पर कितना? 300 मिलीमीटर। ग्राउंड में भी नहीं लगाते, इसके नीचे क्या लगता है? एक कंक्रीट की फाउंडेशन होती है, ठीक है। याद रखना 300 mm तक ऊपर लगाते हैं, ताकि उतना भी ऊपर नहीं लगाते कि विंड इफेक्ट आ जाए, और हाई फ्लड लेवल से 300 mm तक ऊपर लगाते हैं, ठीक है। बाकी फिर उसके आगे देखते हैं क्वेश्चन। ये याद रखना, इसको नोट्स में लिखना सब। फिर आता है क्वेश्चन, किस में आया था? अब देखो ये वाला एक क्वेश्चन है, ये आया हुआ है अभी 1 2 3 4 5 6 7 8 जगह आया हुआ है। कब कब आया हुआ है? 19 18 16 2016 में आया हुआ है, 2015 में आया, 2012 में आया, और उत्तराखंड में 2011 में आया हुआ था क्वेश्चन, ठीक है। ये तो फेवरेट क्वेश्चन है पीसीएस वालों का। तो क्या है ये क्वेश्चन है एन आइसोहेट is a line joining point of, अभी बताया हुआ मैंने आपको। पहला क्या आएगा? इक्वल टेम्परेचर होगा क्या? नहीं, इक्वल टेम्परेचर तो नहीं होगा, ठीक है। बी आ गया हमारे पास इक्वल ह्यूमिडिटी, ठीक है, इक्वल ह्यूमिडिटी। सी थर्ड आ गया हमारे पास इक्वल इवेपोरेशन, ठीक है। और डी आ गया हमारे पास इक्वल रेनफॉल। तो क्या होगा जी? सबको पता है, अभी तो मैं बता ही रहा था थोड़ी देर पहले तक। आइसोहेट क्या होता है? एक्यूरेट मेथड होता है, ये याद रखना। अगर मेरे साथ क्लासेस लेते रहोगे यार तो आधे से ज़्यादा क्वेश्चन ऐसे ही रटा देंगे आपको। पहले क्या होता है? आइसोहेट क्या होता है? एक्यूरेट मेथड होता है। अरिथमेटिक क्या होता है? अरिथमेटिक मीन मेथड क्या होता है? लेस एक्यूरेट होता है, ठीक है। थीजन पॉलीगन मेथड, जो मेथड होता है, थीजन पॉलीगन मेथड जो होता है ना, थीजन पॉलीगन मेथड को क्या बोलते हैं हम? थीजन पॉलीगन मेथड को हम क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं हम वेटेड एरिया मेथड बोलते हैं ना, वेटेड एरिया मेथड बोलते हैं हम इसको, ठीक है। वेटेड एरिया मेथड बोलते हैं। अब उसके बाद क्या होता है? थीजन पॉलीगन मेथड के बारे में लिख दे। वेटेड एरिया होता है, और क्या होता है इसमें जो हम करते हैं, एरिया को क्या करते हैं? ट्रायंगल्स में बांट देते हैं, नंबर ऑफ ट्रायंगल्स में बांट देते हैं, ठीक है। ये हो गया हमारे पास। आइसोहेट मेथड को क्या बोलते हैं हम? कंटूर ऑफ इक्वल रेनफॉल। क्या बोलते हैं? कंटूर ऑफ इक्वल रेनफॉल बोलते हैं ना, इक्वल रेनफॉल। क्या होता है ये? लाइन ज्वाइनिंग ऑफ, अभी बोला था ना मैंने, बस लैंग्वेज की बात है, लैंग्वेज घुमाते हैं वहाँ क्वेश्चन में और कुछ नहीं। तो लाइन ज्वाइनिंग ऑफ इक्वल रेनफॉल, ठीक है, लाइन ज्वाइनिंग ऑफ इक्वल रेनफॉल। तो यही लिखा हुआ, एन आइसोहेट इज द लाइन ज्वाइनिंग पॉइंट ऑफ इक्वल रेनफॉल, ठीक है, इक्वल रेनफॉल, ठीक है। अब जो क्या होता है यहाँ पे, क्या होता है? जो एरिया आते हैं, जो एरिया नापा जाता है, चाहे आइसोहेट की बात करें, चाहे हम थीजन पॉलीगन मेथड की बात करें, तो एरिया किससे नापा जाता है? सर्वे में तो पढ़ा होगा आपने, एरिया किससे नापते हैं? प्लानीमीटर से, ठीक है, प्लानीमीटर से, ठीक है। एरिया किससे नापते हैं? प्लानीमीटर से। ये क्वेश्चन आता है, एरिया किससे नापते हैं? प्लानीमीटर से, ठीक है। बाकी कुछ नहीं, बाकी आगे देखते हैं क्वेश्चन। और ये क्वेश्चन आया हुआ है कम से कम 8 बार आया हुआ है। ये इसरो साइंटिस्ट में भी आया हुआ है 2019 में, हरियाणा में आया हुआ है
गुजरात में आया हुआ है, उड़ीसा में आया हुआ है, उड़ीसा में 2 बार आया हुआ है, इसरो में 2015 में भी आया है, 2019 में भी आया है। ठीक है, इसरो कौन सा होता है, इंजीनियर वाला एग्ज़ाम जो होता है 2015। फिर उसके बाद UKPSC में आया था अर्बन इंजीनियरिंग में उत्तराखंड में 2011 में। ठीक है, ये याद रखना कि एन आइसोहेड इज अ लाइन ज्वाइनिंग ऑफ इक्वल रेनफॉल। और आइसोहेड क्या होता है, लाइन ज्वाइनिंग ऑफ इक्वल रेनफॉल या तो कंटूर ऑफ इक्वल रेनफॉल। आइसोहेड क्या होता है, एक्यूरेट मेथड होता है। अर्थमेटिक क्या होता है, लेस एक्यूरेट होता है। और थाइसन पॉलीगन मेथड का दूसरा नाम क्या होता है, वेटेड एरिया मेथड होता है। और थाइसन पॉलीगन मेथड में क्या करते हैं, एरिया को हम नंबर ऑफ ट्रायंगल्स में बांट देते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे आता है जी, मैंने आपको बताया था क्वेश्चन था एक, ये क्वेश्चन आया हुआ है जी, गुजरात में आया भी 2019 में आया हुआ है। ये SSC में कई बार आता है। और रेनफॉल ऐसा है नहीं ना, वहाँ एग्ज़ाम में ऐसा तो है नहीं कि बड़े बड़े क्वेश्चन आ जाएंगे। अब आप अगर कहीं कोचिंग करते होंगे, वो क्या करेंगे, आपको पूरा पूरा डेरिवेशन करा देंगे, ये करा देंगे, वो करा देंगे। अब डेरिवेशन करने का कोई फ़ायदा है नहीं, आपको वहाँ क्या कर लोगे, डेरिवेशन करके करोगे भी क्या, है ना। मेन है कि फॉर्मूला याद रखो जो एग्ज़ाम में आएगा। क्या गलत नहीं है कि डेरिवेशन कराना, बट ये कि जो एग्ज़ाम में आते हैं, अब एग्ज़ाम में फॉर्मूला आएगा, ठीक है। अब आप उसके 2 पेज की डेरिवेशन याद रखोगे, क्या फ़ायदा होगा, कुछ फ़ायदा है। उतना 2 पेज का डेरिवेशन निकालने के लिए भी तो टाइम चाहिए, उतना निकाल पाओगे, ये वाली बात है बस। ठीक है, तो द रेनफॉल होता है विद इंटेंसिटी, क्या लिखा हुआ, आर रेनफॉल विद इंटेंसिटी ग्रेटर देन 4 mm पर आवर, और बट क्या है, लेस देन 6.5 mm पर आवर, रेफर्ड एस क्या बोलेंगे हम इसको, ठीक है, रेफर्ड एस क्या बोलेंगे हम इसको हम पहला क्या बोलेंगे, एक्सेसिव रेनफॉल बोलेंगे, एक्सेसिव रेन बोलेंगे। दूसरा हम इसको मॉडरेट रेन बोलेंगे, या हम इसको लाइट रेन कहेंगे, या चौथा क्या है, या हम इसको सीवियर रेन कहेंगे, सीवियर रेन कहेंगे। ठीक है, अब क्या होता है मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, अब जैसे मैंने आपको उसमें बताया था, लिखाया था आपको, एक मिनट फ्रेंड, तो मैं आपको क्या बता रहा था कि एक रेनफॉल हो रही है, इंटेंसिटी क्या है उसकी, ग्रेटर देन 4 mm है, 4 mm पर आवर उसकी इंटेंसिटी है, और बट क्या है, लेस देन है कितने से, 6.5 mm पर आवर से लेस है। ठीक है, तो क्या होगा, सबसे पहले हमको क्या देखना है, जो मैंने आपको बताया हुआ था किसमें लिखाया हुआ है आपके कॉपी में, तो क्या होता है, सबसे पहले होता है कि लाइट रेन, मॉडरेट रेन, फिर क्या होता है हैवी रेन, फिर ये क्या होता है, वायलेंट रेन। ठीक है, यही होता है ना, हैवी रेन होता है, वायलेंट रेन होता है। ठीक है, तो क्या करेंगे, 0 से लेके इंटेंसिटी होती है यहाँ पे, ठीक है, इंटेंसिटी की बात हो रही है, तो 0 से लेके 2.5 mm पर आवर की जो रेन होती है उसको हम बोलते हैं लाइट रेन। 2.5 mm पर आवर से 7.5 mm पर आवर तक, 7.5 पर mm तक क्या होगी, 2.5 mm पर आवर से लेके 7.5 mm पर आवर तक की जो भी रेन होगी वो क्या होगी, वो मॉडरेट रेन होगी। फिर क्या आएगा हमारे पास, हैवी रेन क्या होता है, ग्रेटर देन 7.5 mm पर आवर की जो भी रेन होगी उसको हम हैवी रेन कहेंगे। और वायलेंट रेन किसको कहेंगे, ग्रेटर देन 50 mm पर आवर। ठीक है, यहाँ पे क्या लिख रहा है, ये 4 mm पर आवर से लेकर 6.5 mm, तो किसके बीच में आएगा, कुछ मॉडरेट रेन क्या आएगा, 2.5 mm से लेकर 7.5 mm पर आवर तक के। 4 और 6 किसके बीच में आ रहा है, इन दोनों के बीच में आ रहा है, तो ये क्या हो गया, मॉडरेट रेन हो गया। ठीक है, ये आया हुआ है क्वेश्चन, काफ़ी आता है, काफ़ी बार आया हुआ है। तो उसके बाद है, हाँ फिर ये आता है एक,
ठीक है, ये लिख लेना। उसके बाद एक क्वेश्चन आता है कि क्वेश्चन है स्टैंडर्ड हाइट ऑफ स्टैंडर्ड रेन गेज। ठीक है, क्या हाइट होती है भाई, चाहे उसका ले लो, चाहे रिकॉर्डिंग का ले लो, चाहे नॉन रिकॉर्डिंग का ले लो। स्टैंडर्ड हाइट क्या होती है? स्टैंडर्ड हाइट होती है 30 सेंटीमीटर या 300 mm। ऐसे होगा 300 mm हो जाएगा, हाँ 30 सेंटीमीटर। ठीक है, 30 सेंटीमीटर, ये याद रखना। ठीक है, ये नोट में लिखना कि जो स्टैंडर्ड हाइट होती है रेन गेज की वो क्या होती है, वो होती है 30 mm सेंटीमीटर, सॉरी। फिर आए द कॉमनली यूज रेन गेज इज। ठीक है, फिर से क्वेश्चन वही आ गया कि कॉमनली इंडिया में कौन सा रिकॉर्डिंग रेन गेज यूज़ करते हैं। तो कौन सा यूज़ करते हैं भाई, हमको पता है कौन सा यूज़ करते हैं हम। साइफन, जिसको हम नेचुरल साइफन भी कहते हैं, जिसको हम फ्लोट रेन गेज भी कहते हैं, फ्लोट भी कहते हैं। ठीक है, फ्लोट रेन गेज भी कहते हैं। ठीक है, ये सब 2020 में आए हुए हैं। फिर उसके बाद आता है हमारे पास 30 सेंटीमीटर, याद रखना हाइट। और डायमीटर पूछ ले कभी तो डायमीटर कितना होता है, अगर डायमीटर पूछ ले रेन गेज की तो डायमीटर कितनी होती है 12.7 सेंटीमीटर, जिसको 127 मिलीमीटर भी कहेंगे। ठीक है, डायमीटर याद रखना, हाइट 30 याद रखना। ठीक है, याद रखना इसको, कभी भी आ जाएगा एग्जाम में। वैसे 30-35 क्वेश्चन 40 तक हैं तो कुछ भी आ सकता है वैसे। फिर आता है कि साइमन, एक क्वेश्चन आया हुआ काफ़ी बार, साइमन रेन गेज क्या होता है, सबको पता है, नॉन रिकॉर्डिंग होता है। हाँ, फिर एक आता है कि एक क्वेश्चन आया हुआ है, ये 2012 उत्तराखंड में ये लिखा हुआ है कि जो प्रिसिपिटेशन होता है, प्रिसिपिटेशन, ठीक है, प्रिसिपिटेशन में क्या क्या आता है, रेन आता है, स्नो आता है, ड्रिजल आता है, हेल आता है, स्लीट आता है। रेन की क्या है साइज याद रखना, 0.6 से लेके 0.5 से लेके 6 mm तक। ठीक है, ड्रिजल क्या होती है, जो हल्की फुल्की बारिश होती है। साइज़ कितनी होती है इसकी, लेस देन 0.5 mm साइज है, 0.5 mm या 0.1 mm होती है, उसको ड्रिजल कहते हैं हम। ठीक है, ये तो ध्यान नहीं आ रहा मुझे। हेल क्या होता है, हेल होता है ओले पड़ते हैं जो। ठीक है, उसकी साइज़ कितनी होती है, 8 mm से बड़ी होती है, ग्रेटर देन 8 mm होती है। ठीक है, स्लीट क्या होती है, ये गाँव की छतें होती है ना, ऊपर चद्दर लगी रहती है, उसमें सुबह सुबह देखना जहाँ बर्फ़ होती है ऐसे कुछ बना रहते हैं, ऐसा पानी टपकता रहता है, उसको स्लीट कहते हैं हम। ठीक है, रेन हमको पता है 0.5 mm से लेकर 6 mm तक होती है। ठीक है, स्नो होती है, ड्रिजल होती है और हेल होती है। ठीक है, स्नो हो गया, ड्रिजल हो गया, स्लीट हो गया और हेल हो गया, ये याद रखना इसके टाइप। तो इसमें लिखा हुआ है कि, इसमें क्या लिखा हुआ है कि प्रिसिपिटेशन इज मेजर्ड, जो प्रिसिपिटेशन है उसको मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ किसके उसमें मेजर करते हैं प्रिसिपिटेशन को, इंटेंसिटी के टर्म में, डेप्थ की टर्म में, क्वांटिटी के टर्म में या वॉल्यूम के टर्म में। तो किसकी टर्म में करते हैं, डेप्थ की टर्म में। किसकी टर्म में करते हैं, डेप्थ की टर्म में ना, डेप्थ की टर्म में करते हैं। जैसे कि मान लो 2 mm पर आवर के हिसाब से बारिश हो रही है। ठीक है, 2 mm पर आवर के हिसाब से बारिश हो रही है और कितने घंटे तक होती है, कितने घंटे तक हो रही है, कितने घंटे तक हो रही है, 2 घंटे तक हो रही है। तो आवर से आवर कैंसिल हो जाएगा, तो 2 घंटे में कितनी बारिश दी उसने हमको, 4 mm डेप्थ की बारिश दे दी हमने। ठीक है, हमने है ना, 4 mm डेप्थ की बारिश दे दी उसने हमको। फिर उसके बाद आगे आता है, और भी क्वेश्चन है कुछ, है ना, ये सब नोट पे लिख लेना अपने कि साइज क्या होता है। ठीक है, उसके बाद क्या चीज़ है, फिर यहाँ से
एक चीज़ लिख लेना, नोट पे लिख लेना एक, ठीक है, एक नोट लिख लेना अपनी कॉपी में कि जो नॉन रिकॉर्डिंग की बात कर रहा हूँ, नॉन रिकॉर्डिंग रेन गेज की बात कर रहा हूँ, कभी कभी आ जाएगा जो कैपेसिटी ऑफ बोतल होती है, कैपेसिटी ऑफ बोतल, कौन सी बोतल, कलेक्टिंग बोतल जिसमें हम पानी कलेक्ट करते हैं, वो कितना होता है, कलेक्टिंग बोतल की कैपेसिटी कितनी होती है, 75 से लेके 100 mm तक, है ना, 75 से लेके 100 mm तक क्या होती है उसकी कैपेसिटी ऑफ बोतल होती है, ठीक है। उसके बाद जो एक्यूरेसी बताई थी मैंने आपको, एक्यूरेसी कहाँ तक होती है, 0.1 mm तक, ठीक है, बताया था ना मैंने आपको, 0.1, 0.2, 0.3 ऐसे करके बना होगा, ठीक है। उसके बाद बोला गया कि 8:30 बजे सुबह हमको मेजर्ड करना है, ठीक है, ये भी बताया मैंने आपको, ये लिख लेना कि कैपेसिटी ऑफ बोतल कैपेसिटी ऑफ बोतल कितनी होती है, 75 से लेकर 100 mm तक होती है, ठीक है, और एक्यूरेसी कितनी होती है, 0.1 mm होती है एक्यूरेसी, ठीक है। उसके बाद जिसमें आता है कि एक और चीज़ आती है, ये एग्ज़ाम में पूछी जाती है, अभी यूपी में पूछा गया, किसमें, यूपीपीसीएल में, ठीक है, पावर कॉर्पोरेशन लिमिट 2019 एई में पूछा गया था ये क्वेश्चन। हमारे वहाँ जो होता है प्रेसिपिटेशन, जो प्रेसिपिटेशन के बारे में, जो भी प्रेसिपिटेशन के बारे में जो भी चीज़ें बताता है कि बारिश आने वाली है, ये होने वाला, वो होने वाला है, कौन बताता है, ये बताता है हमको आईएमडी, इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट बताता है ना। तो ऐसी एक क्वेश्चन आया हुआ है कि द फ्लो ऑफ रिवर इन इंडिया इज मॉनिटर्ड बाय, ठीक है। पहला है सेंट्रल वाटर कमीशन, दूसरा है NBSS, तीसरा है CGWB और डी है IMD, इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, ठीक है। तो जो फ्लो ऑफ रिवर है, जो रिवर में क्या है, मतलब कभी रिवर बढ़ रहा है, कभी कम हो रहा है, या कोई भी संकेत देना कि यहाँ भाई वो आ सकता है, बाढ़ आ सकती है, कुछ आ सकता है, तो वो कौन बताएगा, जब चक्रवात आते हैं, चक्रवात के बारे में कौन बताता है हमको, IMD बताता है ना, चक्रवात आ गया तो इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट क्या होता है, चक्रवात आ रहा है भाई, यहाँ बहुत भारी वर्षा हो रही है और ये हो रहा है, वो हो रहा है। पर जो फ्लो ऑफ रिवर के बारे में जो बताता है इंडिया में, जो फ्लो ऑफ रिवर को जो इंडिया में मॉनिटर करता है, कौन करता है, सेंट्रल वाटर कमीशन, ठीक है। इसमें जेई कहाँ से बनेंगे, SSC जेई का एग्ज़ाम क्लियर करके, ठीक है। सेंट्रल वाटर कमीशन क्या करता है, मॉनिटर करता है किसको, फ्लो ऑफ रिवर को, ठीक है, फ्लो ऑफ रिवर को मॉनिटर करता है, ठीक है। ये भी पूछा गया, यूपीपीसीएल में पूछा गया था, 2019 में पूछा गया था, ठीक है। ये क्वेश्चन आएंगे, ये छोटे छोटे क्वेश्चन ही आते हैं, यही आने हैं, ठीक है। उसके बाद और भी क्वेश्चन है, काफ़ी सारे क्वेश्चन है, जो है कि अब एक क्वेश्चन ये भी है जो मैंने स्टार्टिंग में बताया था आपको। तो स्टार्टिंग में मैंने आपको एक चीज़ बताई थी कि ये तो आपको सबको पता चल गया होगा, रिकॉर्डिंग कौन सा होता है, नॉन रिकॉर्डिंग कौन सा होता है, ये तो कई बार आए हैं। जैसे ये आया था नॉन रिकॉर्डिंग कौन सा होता है, साइमन रेन गेज होता है, कितने बार, 4, 6, 8, 10, 12, 13 बार आए हुए हैं प्रीवियस ईयर में अभी तक। तो जो अब लिखना आप कि एक क्वेश्चन आया हुआ है उत्तराखंड में 2012 में कि हाइड्रोलॉजी इज द साइंस विच डील्स विद, किसके साथ डील करता है, ए रेन वाटर के साथ, रेन वाटर, बी रिवर वाटर, सी वाटर, डी किसके साथ करेगा, सरफेस एंड ग्राउंड वाटर, बताओ भाई किसके हिसाब से करेगा। हाइड्रोलॉजी क्या करता है, रेन के साथ करता है, रेन के साथ भी नहीं करता, रिवर के साथ भी नहीं करता, सी के साथ भी नहीं करता, किसके साथ करता है, सरफेस एंड ग्राउंड वाटर, ठीक है।
जो सरफेस पे वाटर होगा, जो ग्राउंड वाटर में वाटर होगा, हाइड्रोलॉजी उससे डील करता है। ठीक है, क्योंकि इसमें क्या क्या आ जाएंगे, इन्फिल्ट्रेशन भी होता है, क्योंकि हाइड्रोलॉजी साइकिल पढ़ी होगी अपना, हाइड्रोलॉजी साइकिल पढ़ी होगी आपने। ठीक है, हाइड्रोलॉजिक साइकिल में क्या था कि बताता हूँ आपको अच्छे से एक बार। ठीक है, हाइड्रोलॉजी साइकिल क्या थी मैं आपको बताता हूँ एक बार अच्छे से। तो क्या थी हाइड्रोलॉजी साइकिल, ये मिटा देता हूँ कि पर ये लिख लेना कि हाइड्रोलॉजी इज द साइंस विच डील्स विद सरफेस एंड ग्राउंड वाटर। ठीक है, सरफेस और ग्राउंड वाटर। ठीक है, क्या बताया था मैंने आपको, क्या होता है, मानो, ठीक है, ये क्या है हमारे पास ओशियन है। ठीक है, यहाँ पे कहीं पे ग्राउंड वाटर टेबल है, जो मतलब ग्राउंड वाटर टेबल, हाँ जो भी ग्राउंड वाटर टेबल, ये ओशियन हो गया, ये लेक हो गया या स्ट्रीम बोल दिया इसको हमने, ये क्या हो गया, सन हो गया, ये क्या हो गया हमारे पास, सन। सन क्या है हमारे पास, अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी, या इसको हीट एनर्जी भी। ठीक है, हीट एनर्जी कौन देता है हमको, सन देता है ना हमको हीट एनर्जी। ठीक है, सन देता है हमको हीट। अब क्या होगा, यहाँ से रेस पड़ेंगी, सतह क्या होगी, गर्म होगी, ओशन की सतह क्या होगी, गर्म। अब देखो भाई कहाँ से ज़्यादा इवेपोरेशन कहाँ पे से ज़्यादा होगा, जिसकी वॉल्यूम ज़्यादा होगी वहाँ से ज़्यादा पानी हवा में होगा। तो किसकी वॉल्यूम ज़्यादा होगी, लेक की ज़्यादा होगी कि स्ट्रीम की, ओशन की ज़्यादा होगी, ओशन की ज़्यादा होगी, तो यहाँ से ज़्यादा होगी। तो मानो यहाँ से ये गर्म हुआ, या सतह गर्म हुआ, और सतह गर्म हुआ तो ये क्या हुआ, ये भाप के फॉर्म में, वेपर के फॉर्म में, गैस के फॉर्म में ऊपर जाने लग गई, ऊपर गई हाई एल्टीट्यूड पे चले गई। और क्या हो गई, यहाँ पे जो वो गर्म हवा थी वो क्या हो गई, ठंडी हो गई। तो क्या करा, क्लाउड फॉर्म किया तो क्या हुआ, फिर कंडेंसेशन हुआ। कंडेंसेशन में क्या होगा, जो पानी के मॉलिक्यूल्स होंगे आपस में चिपक जाएंगे, फिर ये भारी होने लग जाएगा, फिर क्या करेगा, वापस से दोबारा बारिश के फॉर्म में आ जाएगा। फिर क्या होता है, ये प्रोसेस हो रहा है कि पानी जो वाटर है वो लिक्विड से वेपर फेस में जा रहा है, लिक्विड से क्या कर रहा है, वेपर फेस में जा रहा है, या फिर हाइड्रोस्फीयर से एटमॉस्फेयर में जा रहा है, कुछ भी आ सकता है पेपर में। ठीक है, तो याद होना चाहिए आपको कि हाइड्रोस्फीयर क्या होता है, नीचे वाटर वाली बात, हाइड्रो मतलब वाटर, हाइड्रोस्फीयर एटमॉस्फेयर में जा रही है। ठीक है, तो ये याद रखना, जब जो वाटर है लिक्विड से वेपर के फेस में जाएगी, ठीक है, तो उसको क्या बोलेंगे हम, इवेपोरेशन। क्या बोलेंगे हम उसको, इवेपोरेशन। याद है ना आपको, इवेपोरेशन बताया था मैंने आपको, इवेपोरेशन कहते हैं। ठीक है, उसको इवेपोरेशन कहते हैं। ठीक है, इवेपोरेशन हो गया यहाँ से। ठीक है, अब क्या होगा, अब इसको मिटा देता हूँ। तो क्या बात हुई, अब ऐसा है कि भाई अगर पानी यहाँ से ऊपर गया, ठंडा हुआ, हाई एल्टीट्यूड पे जाके ठंडा हुआ, तो क्या करेगा, ये बारिश यहीं पे करेगा। अब कुछ तो चाहिए ना उसको, कोई तो फोर्स चाहिए होगी उसको आगे आने के लिए कि वो लैंड पे करे, इधर लैंड पे भी बारिश करे। तो कौन सी फोर्स लगती है, कॉरिलियस फोर्स लगती है। ठीक है, कॉरिलियस फोर्स लगती है, किसकी वजह से लगती है, ड्यू टू विंड इफेक्ट से। ठीक है, हवा चलेगी, बादल कैसे मूव करते हैं, हवा से मूव करते हैं ना, तो ये मूव करेगी यहाँ से, ये इधर को आगे बढ़ेगी। अब क्या हो गया हमारा, कॉरिलियस फोर्स के कारण। कॉरिलियस फोर्स किसकी वजह से लगता है, ड्यू टू विंड इफेक्ट। क्वेश्चन आ सकता है, ये अभी आया हुआ हाल ही में, कि कॉरिलियस इफेक्ट किसकी वजह से लगता है, विंड इफेक्ट की वजह से। ठीक है, या तो एक क्वेश्चन आता है कि जो क्लाउड को होता है, क्लाउड को लैंड की तरफ कौन ले जाता है, कॉरिलियस फोर्स लगाता है। कॉरिलियस फोर्स किस वजह से लगती है, किसके वजह से लगती है, ड्यू टू विंड इफेक्ट की वजह से लगती है। अब क्या हुआ, पहले बादल यहाँ थे, अब बादल यहाँ आ गए। ठीक है, और यहाँ पे आए, उसने क्या करा, ग्राउंड पे, हमारे लैंड पे बारिश किया। ठीक है, अब बारिश किया, यहाँ पे मानो कोई पेड़ है, पेड़ तो होते ना लैंड पे, तो पेड़ है। अब क्या होगा, पहले तो कुछ पानी यहीं से वापस इवेपोरेट हो जाएंगे। ठीक है, कुछ पानी यहीं से दोबारा इवेपोरेट हो गए, कुछ पानी इस पे अटक गई, यहाँ हमारी कोई बिल्डिंग है, बिल्डिंग के छत पे अटक गए, इसको क्या बोलते हैं हम, इंटरसेप्शन। क्या बोलते हैं, याद है ना, पहले लेक्चर में पढ़ाया था, इंटरसेप्शन बोलते हैं इसको। ठीक है, इसको इंटरसेप्शन कहते हैं, पानी यहाँ पे रुक जाएगा। अब ठीक है, क्या होगा, कितनी देर के लिए, शॉर्ट टर्म के लिए, शॉर्ट टर्म रिटेंशन। पेपर में आ सकता है, इनमें से कौन सा शॉर्ट टर्म रिटेंशन है, इवेपोरेशन, ट्रांसपिरेशन, इन्फिल्ट्रेशन या इंटरसेप्शन। तो क्या लगाना है, इंटरसेप्शन को राइट लगाना है, याद रखना। तो क्या हुआ,
इंटरसेप्शन लिख दिया। फिर हमने इंटरसेप्शन क्या होता है, शॉर्ट टर्म के लिए रिटेन होता है, ठीक है, कुछ पानी यहाँ से इवेपोरेट हो जाएगा। अब क्या होता है, जो फर्स्ट फेज में बारिश पड़ती है, मतलब जैसा मानो कोई हमारे गांव में कच्ची रोड है, ठीक है, बारिश पड़ेगी तो पानी क्या होगा, थोड़ी देर बाद देखेंगे हम पानी है ही नहीं, कहाँ चले जाएगा, पानी अंदर चले जाएगा। तो पानी अंदर चलेगा, यहाँ से पानी अंदर चलेगा। फर्स्ट फेज की जो बारिश हुई, मतलब अभी ज़मीन सूखी थी, उसके अंदर पानी चले गया। पानी चले गया तो उसको क्या बोलेंगे हम, इनफिल्ट्रेशन कहेंगे ना, इनफिल्ट्रेशन कहेंगे, इनफिल्ट्रेशन कहेंगे। अब क्या होता है, मानो पानी कब, सॉइल पानी कब तक सोखेगा, सॉइल ना पानी कब तक सोखेगा, जब तक वो अपने सेचुरेशन कैपेसिटी, जितना उसकी सेचुरेशन कैपेसिटी होगी, जितना उसकी फील्ड कैपेसिटी होगी, उतना पानी सोखेगा। उस पानी सोखने के बाद वो क्या करेगा, अपने कुछ पानी कहाँ डाल देगा, कहाँ भेज देगा, ये भेज देगा हमारा ग्राउंड वाटर टेबल पे। तो इसको क्या, इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, मतलब अब मान लो कि पानी, बारिश हो रही है, अब पानी भर गई किस में, सॉइल में पूरा पानी भर गया। सॉइल में पानी भरने के बाद पानी कहाँ चला गया, पूरा भर गया सॉइल। उसके जो इनफिल्ट्रेट वाटर है वो कहाँ चला जा रहा है, वो ग्राउंड वाटर टेबल में जा रहा है। तो इसको क्या बोलेंगे हम, इसको हम परकोलेशन बोलेंगे, इसको हम क्या बोलेंगे, परकोलेशन बोलेंगे, ठीक है, इसको क्या बोलेंगे हम, परकोलेशन बोलेंगे। फिर क्या होता है कि कुछ बारिश यहाँ पे पड़ी ना, कुछ बारिश यहाँ पे पड़ी, पहले थोड़ी देर के लिए वो सब सरफेस में जाएगा, फिर थोड़ा ट्रैवल करने के बाद वो फिर से सरफेस में आ जाएगा, ठीक है। तो इसको क्या बोलते हैं हम, प्रॉम्प्ट कहते हैं, प्रॉम्प्ट फ्लो या प्रॉम्प्ट कुछ, प्रॉम्प्ट रिवर या प्रॉम्प्ट फ्लो कहते हैं, ऐसी कुछ कहते हैं। पहले लेक्चर में देख लें, मुझे याद नहीं आ रहा, प्रॉम्प्ट फ्लो बोलते हैं इसको, ठीक है। क्या होगा, पहले तो बारिश हुई तो पहले क्या हुआ, थोड़ी देर के लिए ये अंदर आएगा, सब सरफेस में आएगा, उसके बाद ये क्या करेगा, फिर से सरफेस में चला जाएगा, ठीक है। फिर आता है हमारे पास ट्रांसपिरेशन क्या होता है, ट्रांसपिरेशन क्या होता है। अब क्या हुआ, ट्रांसपिरेशन क्या हुआ, ये पेड़ की जड़ें हैं। अब पेड़ खाना बनाने के लिए क्या करता है, फोटोसिंथेसिस के टाइम पे क्या करता है, पानी यहाँ से लेगा, स्टोमेटा खुलेगा, पानी ले लेगा जड़ों से, ठीक है। पानी लेगा तो पानी कहाँ चले जाएंगे, पत्ते पे चले जाएंगे, पत्ते से क्या हो जाएंगे, इवेपोरेट हो जाएंगे ना, पत्ते से इवेपोरेट। तो इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं हम, इस प्रोसेस को बोलते हैं ट्रांसपिरेशन, ट्रांसपिरेशन। इंटरसेप्शन और ट्रांसपिरेशन पे कंफ्यूज मत हो रहा है। क्या होता है, इंटरसेप्शन क्या होता है, हमारे पास शॉर्ट टर्म रिटेंशन होता है, और ट्रांसपिरेशन क्या होता है हमारे पास, खाना बनाते समय फोटोसिंथेसिस के क्वेश्चन आगे कि फोटोसिंथेसिस के टाइम पे कौन सा प्रोसेस होता है, कौन सा टाइप प्रोसेस होता है, ट्रांसपिरेशन होता है, ठीक है। क्या होगा, रूट से ये पानी ले लेगा, पानी कहाँ चला जाएगा हमारे पास, पत्तों पे, पानी कहाँ चला गया, पत्तों पे चला गया, और पत्तों से फिर क्या होगा, हवा में चला, एटमॉस्फेयर में चला जाएगा। तो इस प्रोसेस को बोलते हैं ट्रांसपिरेशन। इनफिल्ट्रेट वाटर ग्राउंड वाटर टेबल में चले गए तो परकोलेशन, ठीक है। सन क्या है, अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी या हीट एनर्जी, ठीक है। प्रॉम्प्ट फ्लो बता दिया, ठीक है। आता फिर आता है रन ऑफ। रन ऑफ, रन ऑफ क्या होता है जी, मान लो यहाँ पे कोई ग्लेशियर है या कोई बारिश है, जब ये सब कुछ हो गया, ठीक है, इवेपोरेशन हो गया हमारा, ट्रांसपिरेशन हो गया हमारा, इनफिल्ट्रेशन हो गया हमारा, सब कुछ हो गया हमारा। फिर उसके बाद जो पानी क्या होगा, पानी यहाँ बहने लगेगा, पानी यहाँ बहने लगेगा, बहते बहते कहाँ चला जाएगा, हमारा लेक में चले जाएगा, ठीक है। लेक में चले जाएगा, स्ट्रीम में चले जाएगा, या ओशन में चले जाएगा, कहीं भी चले जाएगा। फिर एक आता है हमारे पास यहाँ पे बेस फ्लो, बेस फ्लो, बेस फ्लो। इसमें क्या होता है, पानी हमेशा रहता है, पानी हमेशा चलता रहेगा, और क्या होगा, थोड़ा दूर ट्रैवल करने के बाद या तो लेक में चले जाए, लेक में भी मिल जाएगा, स्ट्रीम में मिल जाएगा, थोड़ा आगे ट्रैवल करने के बाद ओशन पे जाके मिल जाएगा, ठीक है। ये हमारी हाइड्रोलॉजिकल साइकिल है, ठीक है। उसके बाद देखते हैं और भी क्वेश्चन है। ठीक है फ्रेंड, इसके बाद आगे देखते हैं, आगे भी बहुत सारे क्वेश्चन हैं। आगे एक क्वेश्चन आता है जो मैंने आपको कल बताया था कि डबल मास कर्व, डबल मास कर्व टेक्निक इज फॉलोड टू क्या होता है, एस्टिमेट ऑफ मिसिंग डाटा होता है, या ऑब्टेन इंटेंसिटी ऑफ रेनफॉल होता है, ये चेक द कंसिस्टेंसी ऑफ डाटा होता है, या ऑब्टेन द अमाउंट ऑफ स्टोरेज होता है। क्या होता है, क्या होता है, ये होता है चेक द कंसिस्टेंसी ऑफ डाटा। अब मैंने आपको बताया था कल डबल मास कर्व के बारे में,
क्या होता है, सबसे पहले याद रखना, रिवर्स क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में चलता है, ठीक है। जो मतलब जैसे 2020 है तो वो इस कर्व में 2020 पहले आएगा, ठीक है, फिर 2019, 18, 17, 15 जो भी है, क्योंकि जो जितना पास का जो जितना अभी प्रेजेंट का जो डाटा होगा ना, वो क्या होता है हमारे पास एक्यूरेट ज़्यादा होगा, वो एक्यूरेट ज़्यादा होगा अदर देन पीछे वालों से, ठीक है। डबल मास कर्व में क्या होता है, पहले मास कर्व में क्या होता है हमको ये देखना पड़ेगा। मास कर्व में क्या होता है, एक्यूमुलेटेड रेनफॉल वर्सेस टाइम का ग्राफ होता है। बट जो मास कर्व होता है उसमें क्या होता है, एक्यूमुलेटेड रेनफॉल वर्सेस एक्यूमुलेटेड रेनफॉल ऑफ 10 स्टेशन। अब क्या होगा, माना ये है, यहाँ पे कुछ और भी है, ठीक है। अब क्या हो गया, ये वाला ख़राब हो गया हमारे पास, ठीक है, ख़राब हो गया। तो हम क्या करेंगे, बाकी के जो आसपास के जो 5 से 10 स्टेशन है, 5 से 10, वैसे खाली 10 लेते हैं, तो जो 10 है ना, जो 10 रेन गेज अलग से हैं, जो ख़राब होने के ये वाला तो ख़राब हो गया, उसके बाद के जो 10 रेनफॉल है, 10 रेन गेज है, तो उनका हम मीन प्रिसिपिटेशन निकाल देते हैं, उसको एक्यूमुलेटेड कर देते हैं, फिर यहाँ लिख देते हैं उसको, ठीक है। एक तरफ एक्यूमुलेटेड रेनफॉल, दूसरी तरफ एक्यूमुलेटेड रेनफॉल ऑफ अदर 10 स्टेशन, ठीक है, अदर 10 स्टेशन, ठीक है। इन दोनों के बीच में ग्राफ बनता है। मास कर्व में सिंगल एक्यूमुलेटेड आता है और डबल मास में 2 एक्यूमुलेटेड आते हैं, ठीक है। इसमें हो गया। अब क्या हो गया, समझ लो कुछ 2015 में क्या हो गया, यहाँ पे से इनकन्सिस्टेंसी आ गई हमारे पास, इनकन्सिस्टेंसी आ गई। अब क्या करेंगे, अब इस इनकन्सिस्टेंसी को सही कैसे करेंगे, ये हो गया MC, ये हो गया MA। MC/MA क्या होता है, करेक्शन रेशियो। कल बताया था मैंने आपको, MC/MA क्या होता है, हमारे पास करेक्शन रेशियो होता है। फॉर्मूला कैसे सही करते हैं हम इसको, PCX/PX इंटू MC/MA, ठीक है। ये वाला फॉर्मूला हो गया, MC/MA करेक्शन रेशियो हो गया। बनना कैसे चाहिए था, कंसिस्टेंसी होती तो सीधा बनता, पर कैसा बन गया, यहाँ से ब्रेक डाउन के ऊपर चला गया, तो ये ओरिजिनल बन गया। ये MA क्या होगा, ओरिजिनल वाला। MC क्या होता है कि ऐसा होना चाहिए था, ठीक है। तो हमको याद रखना, डबल मास कर्व के किस लिए यूज़ करते हैं हम, चेक करने के लिए और करेक्ट करने के लिए, किसको, इनकन्सिस्टेंसी को, ठीक है। ये याद रखना। ये कितने बार आया हुआ है, 1 2 3, ये आया हुआ है ESC में 2005, 6, 13, 14, 15, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 बार आया हुआ है, ठीक है। अब ये हाल ही में कब आए थे, 2019 में आया हुआ है गुजरात में, और यूपी में आया हुआ है 2003 में, उत्तराखंड में 2012 में, UPRVUNL में 2015 में, और गुजरात में 2017 में, ESC में 2005, 2006, 2013, 2014, 2015 में आया हुआ है, ठीक है। ठीक है, इनकन्सिस्टेंसी हमको पता है किस किस की वजह से आ सकती है। शिफ्टिंग कर दिया, गलत डाटा ले लिया, कोई उसके बगल का नाइबरिंग रेन गेज की वजह से आ गया, फ्लड आ गया, फायर हो गया, गांव जंगल में आग लग गई, कुछ हो गया, तो हम इनकन्सिस्टेंसी आते हैं। अरे हमको ये भी याद रखना चाहिए, जो रेन गेज लगाते हैं वो कहाँ लगाते हैं, मान लो कोई यहाँ पे ऑब्स्ट्रक्शन है, ऑब्स्ट्रक्शन क्या, पेड़ है, तो या तो इससे 30 मीटर की दूरी पे लगाएंगे, या क्या करेंगे, जितनी भी इसकी हाइट होगी उससे 2 गुना लगा देंगे। मानो इसकी हाइट 10 है तो 10 × 2 20 मीटर की दूरी पे लगाएंगे। रेन गेज को कहाँ लगाते हैं हम, ओपन एरिया में लगाते हैं, ओपन एरिया में लगाते हैं, याद रखना, ओपन एरिया में लगाते हैं रेन गेज को। और क्या करते हैं, नीचे कंक्रीट की वो बना देंगे, ज़्यादा बड़ा नहीं करते ताकि विंड इफेक्ट ना लगे, नीचे नहीं रखते ज़्यादा ताकि फ्लड से ख़राब ना हो। तो क्या करते हैं, हाई फ्लड लेवल से 300 mm के ऊपर तक रखते हैं हम लोग, ठीक है। इसको हाई फ्लड लेवल से 300 mm तक ऊपर रखते हैं, ठीक है। अब बाकी आगे देखते हैं। बाकी आगे है, एक क्वेश्चन आया हुआ है, एक क्वेश्चन आया हुआ है कि
अभी मैंने आपको बताया था रेन इज़ अ फॉर्म ऑफ प्रिसिपिटेशन, आपको बताया था मैंने। बहुत सारे होते हैं, स्नो होता है, हेल होता है, जो भी होता है। बाकी विद वाटर की रेन क्या है, एक प्रिसिपिटेशन की फॉर्म है विद वाटर ड्रॉप साइज, वाटर ड्रॉप साइज। जो रेन होती है उसकी वाटर की ड्रॉप साइज कितनी होती है, कितनी बताई थी मैंने आपको, कितनी होती है? 0.5 mm से और 6 mm से तक। इसका मतलब होता है 0.5 mm से तो बड़ी, 6 mm से छोटी। ठीक है, जो ड्रिजल होती है उसकी जो साइज होती है वो कितनी होती है? लेस देन 0.5 mm। ठीक है, ये याद रखना, ड्रिजल की याद रखना। मैंने गलत बोल दिया होगा, थोड़ा पहले वाले में 0.1 0.5 में कंफ्यूज था मैं। तो 0.5 से कम वाली क्या होती है? ड्रिजल क्या होती है? जो हल्की हल्की बारिश होती है, देखा होगा गांव में कभी, हल्की हल्की बारिश होती है। और रेनफॉल, जो रेन होती है ना, ऐसे रेन, तो किसके टर्म में लेंगे? डाया में लेंगे ना, साइज ले रहे हैं हम उसका, डाया लेंगे तो कितना हो? 0.5 mm से लेकर 6 mm के बीच का जो होता है उसको हम रेन कहते हैं। और जो लेस देन 0.5 mm होता है उसको हम ड्रिजल कहते हैं। और हेल का क्या होता है? ग्रेटर देन 8 mm होता है। ठीक है, हेल क्या होता है? ओले पड़ते हैं, जो गाँव कहीं भी पड़ते हैं ओले, उसको हम हेल कहते हैं। ठीक है, उसको हम हेल कहते हैं। बाकी और भी क्वेश्चन है, और क्वेश्चन आए हुए हैं, बाकी के और क्वेश्चन हैं। एक वही क्वेश्चन आया हुआ है, अभी 2 बार आया हुआ है, 17 और 2012 में आया हुआ है। मोस्ट एक्यूरेट मेथड कौन सा होता है? आइसोहेटल मेथड होता है। ठीक है, आइसोहेटल मेथड होता है। ठीक है, और एक चीज़ बताना भूल गया था मैं आपको, नॉन रिकॉर्डिंग का तो हमको लीस्ट काउंट पता है, कितना होता है? 0.1 mm। और जो रिकॉर्डिंग का लीस्ट काउंट होता है वो कितना होता है? 0.5 mm। ये भी लिख लेना, 0.5। रिकॉर्डिंग का जो लिस्ट काउंट होता है वो कितना होता है? 0.5 mm। और नॉन रिकॉर्डिंग का जो लिस्ट काउंट होता है 0.5 mm। या इसको एक्यूरेसी भी बोल सकते हैं। लिस्ट काउंट को क्या बोलते हैं? एक्यूरेसी भी बोल सकते हैं। एक्यूरेसी कितनी की? 0.1 mm की, किस में? नॉन रिकॉर्डिंग में। ठीक है, और रिकॉर्डिंग में क्या है? लिस्ट काउंट 0.5 mm। नॉन रिकॉर्डिंग में क्या क्या आता है? साइमन और स्टैंडर्ड नॉन रिकॉर्डिंग। और इसमें रेनफॉल में क्या आता है? रिकॉर्डिंग वाले में क्या आता है? टिपिंग आता है, वेइंग आता है, और क्या आता है? साइफन आता है। टिपिंग हमको क्या देता है? इंटेंसिटी देता है। वेइंग और साइफन क्या देता है हमको? मास कर्व देते हैं। मास कर्व किस किस के बीच में बनता है? एक्यूमुलेटेड रेनफॉल वर्सेस टाइम के बीच में बनता है। साइफन का दूसरा नाम क्या है? फ्लोट। ठीक है, ये याद रखना। ड्रॉप, रेन की ड्रॉप कितनी, रेन की जो ड्रॉप होती है उसकी डायमीटर कितनी होती है? 0.5 mm से लेकर 6 mm तक होती है। ठीक है, 0.5 mm से लेकर 6 mm तक होती है। जो 0.5 mm से जिसकी लेस होती है डायमीटर, उसको क्या बोलते हैं? उसको हम ड्रिजल बोलते हैं। और हेल का जो होता है, ओले जो पड़ते हैं, उसकी डायमीटर कितनी होती है? 8 mm से ज़्यादा होती है। ठीक है, और हाई रेनफॉल, लाइट रेनफॉल, मॉडरेट रेनफॉल, मॉडरेट रेन, लाइट रेन, मॉडरेट रेन, और तो फ्रेंड मैं बता रहा था आपको कि लाइट रेन, मॉडरेट रेन, और क्या होता है? एक हैवी रेन, और एक होता है वायलेंट रेन। ठीक है, ये भी याद रखना। लेस देन 2.7 mm पर आवर। ठीक है, लेस देन 2.7 mm पर आवर, लेस देन 2.7 mm पर आवर क्या होता है? लाइट रेन। मॉडरेट क्या होता है? 2.7 mm पर आवर से लेके 7.5 mm पर आवर तक। ठीक है, मॉडरेट रेन कहते हैं। और ग्रेटर देन 7.5 mm पर आवर क्या होता है? हैवी रेन होता है। और वायलेंट रेन क्या होता है? ग्रेटर देन 50 mm पर आवर, वो वायलेंट रेन में आता है। ठीक है, इतना लिख दिया। फिर उसके बाद और भी क्वेश्चन है जो एग्ज़ाम में बहुत आते हैं। सबसे ज़्यादा तो इनकन्सिस्टेंसी वाला आता है, डबल मास कर्व वाला। फिर एक्यूरेट मेथड आता है। फिर रिकॉर्डिंग और नॉन रिकॉर्डिंग पूछता है। फिर उनके नाम पूछता है। रेन पूछता है, रेन के साइज पूछता है, डीजल का साइज पूछता है, हेल का साइज पूछता है। बाकी
बाकी तो फ्रेंड मैं बता रहा था आपको फिर कि DAD कर्व नहीं सो डबल मास कर्व आ सकता है। फिर आता है क्वेश्चन उत्तराखंड में आया हुआ है कि रेन ड्यूरिंग कोल्ड वेदर सीजन इज़ ड्यू टू, किसकी वजह से होता है? ये होता है हाई प्रेशर की वजह से, हाई प्रेशर के वजह से। ठीक है, ये क्वेश्चन आया हुआ उत्तराखंड में। द वेदर ऑफ विंटर सीजन इज करेक्टराइज बाय हाई प्रेशर जोन ऑन नॉर्दर्न प्लेन इन इंडिया इन नॉर्थ वेस्ट। ये तो ज़्यादा नहीं है, पर ये याद रखना कि जो रेन ड्यूरिंग कोल्ड वेदर, जो हमारे सीजन इज ड्यू टू, कि जो सर्दियों के समय में जो बारिश होती है वो किस वजह से होती है? हाई प्रेशर की वजह से होती है। फिर आता है हमारे पास आइसो हीट के बारे में आता है। ठीक है, वो आपको बता दिया मैंने, लाइट रेन मॉडरेट रेन बता दिया। फिर एक क्वेश्चन आएगा, एक क्वेश्चन है, ये आया था DMRC के असिस्टेंट मैनेजर के 2017 में कि द परसेंटेज, ये क्वेश्चन आ सकते हैं, नए क्वेश्चन है। द परसेंटेज ऑफ फ्रेश वाटर available in India compared to world। ठीक है, कि अगर वर्ल्ड से हम तुलना करें तो इंडिया में कितना फ्रेश वाटर है, इंडिया के अंदर कितनी फ्रेश वाटर पीने योग्य पानी है, कितना है? 4%, केवल 4%। ये क्वेश्चन नोट कर लेना, आ सकता है। ठीक है, फिर अभी 2020 में, तो मैं आपको बता रहा था 2020 में एक क्वेश्चन आया हुआ है PSC में, कि कौन सा क्वेश्चन है? डैश प्लेज एन इम्पोर्टेंट पार्ट इन completion ऑफ द हाइड्रोलॉजिक साइकिल। क्या बताया था मैंने आपको? कौन सा फोर्स होता है, किस फोर्स की वजह से हाइड्रोलॉजिक साइकिल कंप्लीट होती है? कॉरिलियस फोर्स के कारण। ठीक है, कॉरिलियस फोर्स के कारण। यह आया था हमारा गुजरात PSC में, PSC में गुजरात PSC में आया था, 2020 में आया था। ठीक है, इसके बाद आता है हमारे पास साइमन्स रेन गेज इज़ अ टाइप ऑफ। साइमन रेन गेज क्या है? एक नॉन रिकॉर्डिंग रेन गेज है। ठीक है, उसके बाद आगे देखते हैं। तो फ्रेंड मैं आपको बता रहा था कि ये क्वेश्चन आया था, गुजरात में आया था, कि डैश प्ले एन इम्पॉर्टेंट पार्ट इन कंप्लीटेशन ऑफ हाइड्रोलॉजिकल साइकिल। ठीक है, कौन सा फोर्स लगता है? कॉरिलियस फोर्स। कॉरिलियस फोर्स की वजह से क्या होता है? जो बादल होते हैं वो सी से लैंड की तरफ आ जाते हैं। ठीक है, फिर यहाँ बारिश करते हैं। ठीक है, उसके बाद है साइमन रेन गेज के बारे में आपको पता है, नॉन रिकॉर्डिंग है। उसके बाद आ गया कि एक और क्वेश्चन है कि रेनफॉल ये आया हुआ है अभी 2014 में, रेनफॉल इज कंसीडर्ड एसिड रेन। एक रेनफॉल है जिसको हम कंसीडर करें एसिड रेन अगर उसका जो pH है, इफ़ द pH ऑफ रेन वाटर इज़, क्या होना चाहिए? अगर उसका लेस देन 5.6 हो जाए, लेस देन 5.6 हो जाएगा, तो उस रेनफॉल को हम क्या बोलेंगे? एसिड रेन। ठीक है, अगर 5.6 से लेस हो जाए, क्योंकि अगर आगे देखें हम,
क्योंकि क्या होता है, जो रेनफॉल होता है, जो रेन होता है ना, उसकी जो पीएच होती है, ठीक है, जिसकी पीएच होती है वो कितनी होती है, 5 से लेके 5.5। और जो रेन होती है ना, जो रेन होती है वो क्या होती है, स्लाइटली एसिड होती है, ठीक है। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखें, लेस देन, अगर 5.6 से कम हो जाए तो क्या हो जाएगी, वो एसिड हो जाएगी ना, एसिड हो जाएगी, सबको पता है ये एसिड हो जाएगी। फिर उसके बाद है फिर एक क्वेश्चन आया, छोड़ो ये बहुत पुराना है, ये तो मुश्किल है। एक क्वेश्चन है, द साइंस विच डील्स विद ऑकरेंस, डिस्ट्रीब्यूशन एंड सर्कुलेशन ऑफ वाटर। क्या बोलेंगे, हाइड्रोग्राफ बोलेंगे, हाइड्रोमेट्री बोलेंगे, हाइड्रोलॉजी बोलेंगे, हाइड्रोलिक्स बोलेंगे। इसको हम बोलेंगे हाइड्रोलॉजी, ठीक है। उसके बाद एक क्वेश्चन है कि ए प्लॉट, रिसेंटली का क्वेश्चन है, ए प्लॉट बिटवीन रेनफॉल इंटेंसिटी वर्सेस टाइम इज classified as isohyets, B hyetograph, C hydrograph and D mass curve। आइसोहाइट्स क्या होते हैं, मतलब एक ऐसा ग्राफ बन रहा है किसके बीच में, रेनफॉल इंटेंसिटी के बीच में और टाइम के बीच में, ठीक है। सबसे पहले आइसोहाइट क्या होता है, कंटूर ऑफ इक्वल रेनफॉल, या इसको क्या बोलते हैं, दूसरा क्या है, इक्वल ज्वाइनिंग ऑफ लाइन इक्वल रेनफॉल, है ना। आइसोहाइट तो होगा नहीं। फिर आता है मास कर्व। मास कर्व किसके बीच में होता है, एक्यूमुलेटेड रेनफॉल वर्सेस टाइम के बीच में। तो क्या आंसर है इसका, हाइटोग्राफ। हाइटोग्राफ किसके बीच में होता है, रेनफॉल इंटेंसिटी वर्सेस टाइम के बीच में हाइटोग्राफ होता है, ठीक है। हाइटोग्राफ में बताया सबको मैंने, बार चार्ट बनता है एक, ठीक है, ठीक है। उसके बाद एक क्वेश्चन आया हुआ है जो इम्पोर्टेंट है, एक क्वेश्चन आया हुआ है जो इम्पोर्टेंट है, एक क्वेश्चन आया जो इम्पोर्टेंट है, ये न्यूमेरिकल है कि अकॉर्डिंग टू इंडियन स्टैंडर्ड द नंबर ऑफ रेन गेज, for an area of 5200 kilometer square in plains should be क्या, 5, 10, C 15, D 20, ठीक है। क्या होगा इसका आंसर बताओ, कि अकॉर्डिंग टू इंडियन स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग द नंबर ऑफ जो रेन गेज है कितने लगेंगे, 5200 किलोमीटर स्क्वायर पे, कहाँ पे, प्लेन एरिया में, ठीक है। मैंने बताया था कि प्लेन एरिया में क्या होता है, जो प्लेन एरिया होता है उसमें जो स्टेशन लगते हैं, पर स्टेशन जो पर स्टेशन लगता है रेन गेज का, वो कितने पे लगता है, 520 किलोमीटर स्क्वायर पे लगता है ना, प्लेन एरिया में, ठीक है।
जो स्टेशन लगता है, एक स्टेशन लगता है कितने पे लगता है, 520 किलोमीटर स्क्वायर पे, ठीक है, IS कोड अकॉर्डिंग, ना कि वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन के हिसाब से। IS इंडियन स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग क्या होता है, प्लेन एरिया में 520 किलोमीटर पर लगता है। तो क्या निकलेगा आंसर, कितने का एरिया है, 52 किलोमीटर स्क्वायर का एरिया है, 520 है किलोमीटर स्क्वायर का, किलोमीटर से किलोमीटर कट जाएगा, कितना आ जाएगा, 52 किलोमीटर स्क्वायर के एरिया में कितने रेन गेज चाहिए हमको चाहिए 10 रेन गेज चाहिए हमको, ठीक है, 10 रेन गेज चाहिए। ये हो गया। फिर उसके बाद है एक क्वेश्चन है जो बहुत बार आता है, ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत बार आता है, इंपॉर्टेंट है ये तो बहुत। इफ़, ये आपने SSC JEE में भी देखा होगा, इफ़ P इज़ द प्रिसिपिटेशन, A क्या है, एरिया रिप्रेजेंटेड बाई अ रेन गेज, मैं बता देता हूँ, ये ESC 1996 में आया हुआ है, PSC में 2012 में आया है, और JEE में बहुत बार आ चुका है, ठीक है, अनलिमिटेड टाइम आ सका है। इफ P डैश इक्वल्स टू, P जो है प्रिसिपिटेशन है, A है एरिया रिप्रेजेंटेड बाई अ रेन गेज, और जो N है वो है नंबर ऑफ रेन गेज, ठीक है। तो वेटेड एरिया, वेटेड मीन रेनफॉल निकालना हमको, ठीक है, वेटेड एरिया निकालना हमको, ठीक है। सबसे पहले हमको पता होना चाहिए, पहले इसके कुछ वो लिख लो, ये है समीशन ऑफ AP क्यूब बाई समीशन ऑफ A स्क्वायर, समीशन ऑफ AP बाई N, C समीशन ऑफ AP बाई समीशन ऑफ A, और D क्या है हमारे पास, समीशन ऑफ AP की पावर 5 बाई समीशन ऑफ A क्यूब। तो क्या होगा भाई, सबसे पहले हमको पता होना चाहिए जो वेटेड एरिया मेथड होता है, कौन सा होता है वो होता है हमारे पास थीजन पॉलीगन मेथड का। थीजन पॉलीगन मेथड का दूसरा नाम क्या होता है, वेटेड एरिया मेथड। क्या करते हैं, नंबर ऑफ ट्रायंगल्स में बांट देते हैं। तो इसका फॉर्मूला क्या था, P1A1 प्लस P2A2 प्लस P3A3 सो ऑन आगे चलता रहेगा PNAN तक, और नीचे क्या था, टोटल एरिया, ठीक है। टोटल एरिया में कैसे, A1 प्लस A2 प्लस A3। तो जो इसका अगर हम समीशन लेंगे, ठीक है, तो समीशन में कैसा बनेगा इसका बनेगा सिग्मा P, सारे P को कॉमन कर दिया, समीशन कर दिया इनका, A अपॉन समीशन ऑफ टोटल एरिया। तो क्या बनेगा, सिग्मा AP अपॉन सिग्मा A, ये बन जाएगा ना, हाँ। फिर उसके बाद आया है, ये छोटे छोटे क्वेश्चन आएंगे इसमें। फिर एक क्वेश्चन आया हुआ है, फिर कि ये आया है डायमीटर ऑफ कलेक्टिंग एरिया ऑफ साइमंस रेन गेज, ठीक है। बोतल की डायमीटर कितनी होती है, 12.7 सेंटीमीटर होती है, ठीक है, ये याद रखना। ये भी आया हुआ है 2 बार, 16 और 2017 में यूपी में। फिर 2015 में क्वेश्चन आया, द नियरेस्ट ऑब्जेक्ट फ्रॉम द रेन गेज शुड बी द मिनिमम डिस्टेंस इज इक्वल टू द, कितना होता है, ट्वाइस द हाइट होता है, विच ऑफ द फॉलोइंग, ये तो नॉन रिकॉर्डिंग के बारे में है। ठीक है, फिर एक क्वेश्चन आया हुआ है, क्या आया हुआ, क्वेश्चन आया हुआ है कि A, B और C 3 रेन गेज लगे हुए हैं, इसमें क्या है, इनका जो मीन नॉर्मल प्रिसिपिटेशन है
वो कितना दे रखा हमको 170.6 सेंटीमीटर, दूसरा दे रखा हमको 180.3 सेंटीमीटर और तीसरा दे रखा हमको 165.3 सेंटीमीटर। और जो एनुअल प्रेसिपिटेशन का टाइम आता है, एनुअल प्रेसिपिटेशन है वो पहले का बी स्टेशन क्या हो गया हमारे पास, ख़राब हो गया, हमारे पास बी स्टेशन हमारे पास ख़राब हो गया। तो क्या दे रखा है 153.0 और दूसरा दे रखा है हमारे पास 145.1 सेंटीमीटर। ठीक है, तो अब हमको इसको निकालना है, इस क्वेश्चन को निकालना है एक्स बार। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम इसका जो इसको हम पी एक्स मान के चलेंगे। इसका जो नॉर्मल प्रेसिपिटेशन है उसका 10% करेंगे, कितना होगा 1.1, एक का 10% कितना होगा 0.1, कितना है 180.3, 180.3 और 180.3 इंटू, एक बार 10% लेस करेंगे, एक बार 10% बड़ा करेंगे। तो क्या देखेंगे हम, तो अगर इसको आगे सॉल्व करना आप, ठीक है, इसको सॉल्व करोगे तो अगर जो भी मान लो यहाँ पे कुछ भी आ गया 188.4 आ गया और यहाँ पे 190.4 आ गया, तो जो ये वैल्यू है ना वो इनके बीच में लाई करेगी तो ठीक है। अगर इनके बीच में लाई नहीं करी, कोई भी वैल्यू एक बड़ी हो गई, तब क्या करना हमने, या तो नॉर्मल रेशियो मेथड यूज़ करना है। अगर जो डिफरेंस आएगा, जो डिफरेंस है वो 10% से ज़्यादा आएगा तो नॉर्मल रेशियो मेथड करना है। अगर डिफरेंस 10% से कम आएगा तो हमने कौन सा लेना है, अरिथमेटिक मीन मेथड लेना। ठीक है, मीन मेथड ले लेना। ठीक है, बाकी फ्रेंड इसमें कुछ नहीं, बाकी वही रिपीटेड क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन आया हुआ है, ये लास्ट क्वेश्चन करते हैं। एक लास्ट क्वेश्चन है कि जो, हाँ ये बताना चाहता हूँ, एक क्वेश्चन आया हुआ है 2 बार, एक क्वेश्चन है जो 2 बार आया हुआ है। वो क्या क्या है कि साइक्लोनिक, ये मैं आपको इधर से करा देता हूँ, मैंने लिखा हुआ कहीं पे। या मैं आपको यहाँ से करा देता हूँ। ये ESC में आया हुआ क्वेश्चन है, नहीं शायद गेट में आया हुआ क्वेश्चन है, ये गेट में। तो फ्रेंड मैं बता रहा था आपको कि जो कॉन्वेक्टिव होता है, साइक्लोनिक होता है, फ्रंटियल होता है, ओरोग्राफिक होती है। क्या होता है, प्रेसिपिटेशन के टाइप्स होते हैं। ठीक है, तो जो सबसे पहले तो हमको पता है कि ओरोग्राफिक किसकी वजह से होता है, माउंटेन बैरियर की वजह से। ठीक है, माउंटेन बैरियर की वजह से क्या होगा, ये माउंटेन है, यहाँ से वार्म एयर आएगी, इससे टकरा के ऊपर चले जाएगी। तो ये वाला कौन सा साइड होगा, ये वाला साइड कौन सा होगा, ये विंडवर्ड साइड होगा, विंडवर्ड साइड होगा। और ये वाला कौन सा होगा, ये लीवर्ड साइड होगा। ठीक है, ये विंडवर्ड साइड होगा, ये लीवर्ड साइड होगा। विंडवर्ड साइड क्या होगा, बारिश ज़्यादा होगी, यहाँ कम होगी। ठीक है, फिर आता है हमारे पास कन्वेक्टिव प्रेसिपिटेशन। ये किसके वजह से होता है, टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से। ये याद रखना, टेम्परेचर डिफरेंस। टेम्परेचर डिफरेंस कैसे, मतलब मान लो ये कोई ग्राउंड है, यहाँ से गर्म हवा ऊपर गई तो गर्म हवा ऊपर चले जाएगी हाई एल्टीट्यूड पे, और जो यहाँ पे जो खाली जगह होगी ये क्या भरेगी, कोल्ड एयर भर देगी। ठीक है, कोल्ड एयर भर देगी। फिर आता है साइक्लोनिक, ये किसके वजह से होता है, ये प्रेशर डिफरेंस की वजह से होता है, प्रेशर डिफरेंस की वजह से हो जाता है। ठीक है, प्रेशर डिफरेंस की वजह से, याद रखना साइक्लोनिक किसकी वजह से होता है, प्रेशर डिफरेंस की वजह से होता है। फिर आता है हमारे पास फ्रंटल। फ्रंटल किसके वजह से होता है, जब वार्म एयर एंड कोल्ड एयर मिलते हैं उसके वजह से फ्रंटल होता है। ठीक है, कैसे, यहाँ से वार्म एयर आया, यहाँ से कोल्ड एयर आया, यहाँ पे एक स्लिट बन जाती है, तो वार्म एयर ऊपर चली जाती है और कोल्ड एयर नीचे आ जाती है, ये होता है। तो सारे फ्रेंड बाकी क्वेश्चन ESC के करवा दिए और गेट के करवा दिए थोड़े बहुत, और बाकी जो क्वेश्चन है ये
PCS के क्वेश्चन थे, AE के और कुछ JEE के। तो फ्रेंड बाकी सारे रिपीटेड क्वेश्चन है, करने का कोई फ़ायदा नहीं है। बाकी आप याद रखना कि कन्वेक्टिव किसकी वजह से होता है, टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से होता है, साइक्लोनिक किसकी वजह से होता है, प्रेशर डिफरेंस की वजह से होता है, फ्रंटियल जो होता है वार्म एयर कोल्ड एयर के मिलने से होता है, ऑरोग्राफिक किसकी वजह से होता है, माउंटेन बैरियर की वजह से होता है। और इंडिया में कौन सी बारिश होती है, ऑरोग्राफिक बारिश होती है। एनुअल एवरेज रेनफॉल कितनी है इंडिया की, किताबों में दे रखी है 119, वैसे कितनी है 120 भी होती है, पर IMD के इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट के हिसाब से 118.3 सेंटीमीटर है। ठीक है, ये याद रखना। तो फ्रेंड आज चैप्टर 1 और चैप्टर 2 रिवाइज भी हो गए, उसके सारे क्वेश्चन भी लगा लिए। बाकी जो वीडियो अच्छी लगी होगी लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना है चैनल को। ठीक है, थैंक यू फ्रेंड।